हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, लिखा भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आप लोग को डेली एक न्यू जॉब अपडेट्स मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01DR2023। ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिस है ये। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ डिटेल दिया हुआ है कहाँ की है, कहाँ पे ये काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किया गया है, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। DFCCIL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यहाँ पे पोस्ट का नेम क्या है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही आप लोग आवेदन करेंगे, पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से ही करेंगे। ठीक है, कोई ऑफलाइन मोड से आवेदन आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हम लोग करते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 20/5/2023। ठीक है, 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 20 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फ़ी तो 19/6/2023 तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। डेट्स ऑफ ओपनिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, फॉर्म भरने के बाद अगर कुछ मिस्टेक हो, वैसे तो आप लोग बहुत सावधानी से फॉर्म भरिएगा, बाई द वे कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो आप लोग 26/6/2023 से लेकर 30/6/2023 तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे 2 टेस्ट होगा, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। ठीक है, उसका आप लोग को टेंटेटिव डेट्स बता दिया जा रहा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, अगस्त 2023 में होगा। आप लोग को डेट फर्दर आप लोग को ईमेल से और SMS से आप लोग को इंटीमेशन मिल जाएगा। सेकंड स्टेज CBT का है दिसंबर 2023 में। और ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, लास्ट में होगा, वो मार्च 2024 में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग डेट अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, तो बहुत अच्छी, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर टू अप्लाई। ठीक है, Before filling up online registration form, please refer to instruction for online registration and submission of application and instruction given in the main instruction page on the online application link. ठीक है, आप लोग को एप्लीकेशन लिंक वहाँ पे दिया गया है, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आप लोग को मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। द एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी फिल इन बाय द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, सिर्फ इंग्लिश में ही आवेदन आप लोग को भरना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंप्लीट only when the prescribed application fee wherever applicable is deposited with the bank through online mode on or before the last date of fee payment। लास्ट डेट के फी पेमेंट से पहले जिस कैटेगरी के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, उन लोगों को फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं, डेट्स ऑफ CBT एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड टाइम टू टाइम थ्रू द वेबसाइट ऑफ DFCCIL। मतलब फर्दर जैसे कब एग्ज़ाम होगी, ठीक है, CBT 1 कब होगी, CBT 2 कब होगी, ठीक है, वो आप लोग को ईमेल के थ्रू और आप लोग को SMS के थ्रू इंटीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है फॉर्म से रिलेटेड तो हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, ऑफिस आवर में कॉल कर सकते हैं। अब डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिटेल्स पोस्ट के बारे में देखते हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। द कैंडिडेट शुड पोजेज द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और कितना सीट्स है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल, टोटल वैकेंसी 50 है, अनरिजर्व के लिए 24, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC NCL के 13, EWS के लिए 5, PWBD के लिए 2, एक सर्विसमैन के लिए 7। ठीक है, इसमें होना चाहिए डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए,
सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, ठीक है। अगर सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स में भी है तो और 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट कोड दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल है मतलब डिप्लोमा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सप्लाई वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी भर सकते हैं, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ट्रेड से जो डिप्लोमा किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट है 30, अनरिजर्व के लिए 14, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, बीसी एनसीएल के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 4, ठीक है। मार्क्स 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा में, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, टोटल वैकेंसीज है 235, ठीक है। इसमें आप लोग जो कोई भी कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं 60% मार्क्स के साथ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 97, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, ओबीसी एनसीएल के 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 9 और एक्स सर्विसमैन के लिए 34 वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 235 सीट्स है, कोई भी सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स से, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करते हैं। टोटल सीट है 14, अनरिजर्व के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 2। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 इयर्स बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। 3 साल का आपका बैचलर डिग्री अगर कॉमर्स में है 60% मार्क्स के साथ, तो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं टोटल 19 सीट्स हैं, अनरिजर्व के लिए 10, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 3। यहाँ पे है 3 इयर्स बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल का बीबीए किए हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ बीएमएस किए हैं एचआर में या पर्सनल मैनेजमेंट में, 60% मार्क्स के साथ तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टोटल सीट्स है 6, अनरिजर्व के लिए 4, एससी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी कोई सीट्स नहीं है। इसमें 3 इयर्स अगर जो कोई बीसीए वे किए हैं, 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60% मार्क्स के साथ नेटवर्किंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें है टोटल सीट 24 है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 12, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1, एक्स सर्विसमैन के लिए 3। इसमें है जो मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप और ITI अप्रूव्ड बाय SCVT और NCVT इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, electrician, power distribution, lift and escalator mechanic, instrument mechanic, technical power, electronic system from a recognized institute with not less than 60% marks in ITI। इसमें है जो मैट्रिक के बाद ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, टेक्नीशियन पावर में, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव 148 सीट्स है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की यहाँ बात करते हैं। अनरिजर्व के लिए 62, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ओबीसी एनसीएल के 39, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 21। इसमें भी मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स के साथ और ITI होना चाहिए, ठीक है। ITI किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक में, फिटर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात करते हैं। टोटल सीट है 9, इसमें मैट्रिकुलेशन 60% मार्क्स के साथ और ITI होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ITI किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो डिप्लोमा किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड DFCCIL एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द एडवर्टाइज वैकेंसीज। इसमें है कि हो सकता है वैकेंसी फ्यूचर में बढ़ भी जा सकती है और घट भी सकती है। इंडियन सिटीजन्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट, सिर्फ इसमें इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की यहाँ बात करते हैं। द एप्लीकेंट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दैट इज 19/6/2023। मतलब बोला जा रहा है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 19/6/2023 से पहले तक का
होना चाहिए, ठीक है। दस कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल मार्कशीट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग ओरिजिनल मार्कशीट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा और डिग्री कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम कैन ऑल्सो अप्लाई। और ऐसे भी कैंडिडेट जो पॉलिटेक्निक करने के बाद डिग्री करते हैं लेटरल स्कीम के तहत, तो अगर कोई डिप्लोमा के बाद बीटेक भी किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Candidates having BE BTech plus ME MTech integrated dual degree engineering in relevant disciplines shall also be considered for the post where essential qualification of BE BTech in relevant discipline is prescribed। ठीक है, तो जो कैंडिडेट BE BTech ME MTech किए हुए हैं, ठीक है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब है कैंडिडेट हैविंग BBA plus MBA integrated dual course in relevant disciplines shall also be considered for the post where essential qualification of BBA in relevant discipline is prescribed। अगर कोई कैंडिडेट क्या हो गया कि BBA किए हैं या और MBA किए हैं डुअल कोर्स में, ठीक है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जो BBA का पोस्ट है उसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इफ ए कैंडिडेट परस्यूज इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम एंड इज अवॉर्डेड 2 सेपरेट डिग्रीज दैट इज BBA एंड MBA then the percentage of marks CGPA obtained by the candidates in BBA will be considered to determine the eligibility of the candidates। If a single degree that is MBA is awarded to the candidate at the end of integrated MBA program, then the consolidated marks obtained by the candidate at the end of the integrated MBA program will be reckoned for deciding the eligibility। कहने का यहाँ मतलब ये है कि सपोज कोई कैंडिडेट BBA और MBA इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, तो उनका जो अगर उसमें अगर BBA और MBA का अलग अलग मार्क्स है तो BBA का मार्क्स कंसीडर होगा, लेकिन अगर BBA MBA का इंटीग्रेटेड मार्क्स MBA करके लिखा हुआ है तो MBA का उस वही मार्क्स फाइनल जो मार्क्स है वही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BE BTech BSc इंजीनियरिंग 4 years ये होना चाहिए, ठीक है। BE BTech वैसे भी 4 साल का होता है, तो वो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वेयर डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स विथ हायर क्वालिफिकेशन इन द prescribed discipline with BE BTech BSc with minimum 60% marks shall also be eligible to apply। इसमें वैसे कैंडिडेट जो सपोज डिप्लोमा नहीं किए हैं तो अगर उस ट्रेड में BE BTech किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एज इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव HR एज इंडिकेटेड इन पारा 2.1 एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव एज इंडिकेटेड इन पारा 2.2 आर मैंडेटरी एंड इन एब्सेंस ऑफ द सेम एनी हायर क्वालिफिकेशन इवन इफ पोजेस्ड बाय द कैंडिडेट विल नॉट मेक द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी डिटेल्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, जो सही क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस रेलेवेंट पोस्ट के लिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ITI कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCAA इज प्रेस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड ITI और CCA इन द स्पेसिफाइड ट्रेड। जो ITI और वाला कोर्स है उसमें ITI डिग्री होना अनिवार्य है। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन विज BE BTech BSc डिप्लोमा एक्सेट्रा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बट नॉट हैविंग ITI CCA इन द स्पेसिफिक ट्रेड शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। अब सपोज कोई ITI वाला जॉब है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं जैसे कोई कैंडिडेट ITI करने के बाद BE BTech किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि कोई कैंडिडेट सिर्फ BE BTech किए और ITI पहले नहीं किए तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब बात आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि आप लोग को फॉर्म भरने में असुविधा ना हो। ग्रेजुएट एक्ट apprentice will not be eligible to apply in the lieu of course completed act apprenticeship, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ITI वाले हैं तो उसमें ITI होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक सर्विसमैन है तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे एक सर्विसमैन का। अगर कोई कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो लोग सर्टिफिकेट बनवा लेंगे कास्ट कैटेगरी का, ठीक है। उसके बाद है अगर CGPA यहाँ लिखा हुआ है वेयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी बट ओनली CGPA DGPA OGPA CPI वो अवार्ड किया गया तो आप लोग उसी का कन्वर्ट कर दिया जाएगा मार्क्स पे, ठीक है, कितना परसेंटेज आता है तो ठीक है। CGPA है SGPA है OGPA है, ठीक है, जो भी चीज़ है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं हम, तो एज लिमिट क्या है 18 से 30 एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 से 30। एज रिलैक्सेशन 5 साल SC ST के लिए, OBC NCL के लिए 3 साल, 10 साल PWBD के लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 साल, ठीक है। और अगर कोई DFCCIL के ऑलरेडी एम्प्लॉय है तो उनका 8 साल,
ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फॉर्म भरने से पहले डेट ऑफ बर्थ जो आप लोग के मैट्रिक सर्टिफिकेट में, 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा होगा वही वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिजर्वेशन के लिए आप लोग को मैं बता ही दी हूँ, जो SC ST के लिए है, जो OBC का सीट है, तो उन लोग के लिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लेटेस्ट वाला बनवा लेंगे। ठीक है, तभी आप लोग को अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे EWS वाले हैं, यहाँ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी नीचे दिया हुआ है, वो देख के आप लोग उस टाइप का ही फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिएगा। क्राइटेरिया बताया हुआ है कि EWS में कितना ज़मीन होना चाहिए, कितना क्या मतलब कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, सबका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है, उस बेसिस पे ही आप लोग बनवाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है क्या क्या अलाउंसेस है वो सब है, तो यहाँ पे अलाउंसेस सारा मिलेगा। पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो डिटेल्स ऑफ DFCCIL यूनिट्स अलॉन्ग विथ एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ स्टेशन इज एट एनेक्स 3। एनेक्स 3 में बताया भी गया है कि कहाँ कहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग में भी डन एनीवेयर इन इंडिया, पूरे ऑल इंडिया का जॉब है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पर्टिकुलर एक जगह नहीं रहना पड़ेगा, ऑल इंडिया का जॉब है। ठीक है। ऑल पोस्ट आर ट्रांसफरेबल है। ठीक है। करियर प्रोस्पेक्ट की यहाँ बात करते हैं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव promotion opportunities for promotion to higher grades as per promotion policy of the company as amended time to time। यहाँ पे आप लोग को टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिलेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए सर्विस बॉन्ड। आप लोग को स्टार्टिंग में ही ज्वाइनिंग के टाइम सर्विस बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेजेस होंगे एग्ज़ाम के। तो एग्जीक्यूटिव के बाद में कहते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, कोई भी CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट में है CBT 1, CBT 2, CBAT। ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। ऐसे ही आप सब डिफरेंट पोस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं, सारे पोस्ट में CBT 1 है, CBT 2 है, लेकिन किसी किसी पोस्ट में CBAT नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा, कैसे क्या होगा वो यहाँ देखते हैं कि देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ CBT विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड। जैसे आप लोग का जो 10th लेवल का है तो 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ITI का है तो ITI लेवल का क्वेश्चन पूछा, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो जिस लेवल का जॉब है उस लेवल का क्वेश्चन आएगा आप लोग को। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग बोथ फर्स्ट एंड स्टेज, सेकंड स्टेज CBT। ठीक है। दोनों स्टेज में नेगेटिव मार्किंग हुआ, 1/4 होगा मार्क आप लोग का काटा जाएगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज विल बी ऑफ स्क्रीनिंग नेचर का होगा फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज जो होगा, ठीक है, द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज शैल बी यूज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में होने के बाद वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सेकंड स्टेज के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेज, ठीक है, उसके बाद होगा CBAT, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस। ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग स्टेज क्लियर कीजिएगा वैसे फर्दर नेक्स्ट स्टेज के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। अब फर्स्ट स्टेज में क्या क्या क्वेश्चंस आएगा CBT में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी में 30, जनरल अवेयरनेस में 15, जनरल साइंस में 15, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस में 30, नॉलेज अबाउट रेलवेज DFCCIL के लिए 10, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। ठीक है। और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आप लोग को दिया जाएगा। अब सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं। सेकंड स्टेज CBT विल कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे है इफ़ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन देन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा अगर डिफरेंट सेक्शंस में एग्जाम होगा तो। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CBT 2 के बाद आप लोग को CBAT के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के लिए। ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं। अनरिजर्व EWS के लिए 40% मार्क्स है, SC OBC NCL के लिए 30 और ST के लिए 25% मार्क्स है। ठीक है। टाई अगर होगा तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ओल्डर होगा, जो कैंडिडेट ओल्डर होंगे उनका होगा सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद वो भी अगर सेम हो जाता है तो उनका नाम में जो अल्फ़ाबेटिकल पहले आता है उनका होगा। ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, कि यहाँ पे ये बताएगा डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो उसके बाद CBT 1 CBT 2 के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कुछ पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पे
बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक और जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो लोग आप लोग को लेके जाना पड़ेगा ऑडिशनल में। यहाँ पे नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स का आप लोग को फॉर्मेट भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व OBC NCL EWS के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, अनरिजर्व, OBC NCL EWS के लिए 1000 रुपीज़ है और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है कैंडिडेट्स, अगर आप लोग को फॉर्म भरते वक्त कुछ भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। ठीक है, उसके बाद है रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि आप लोग जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे तो एक प्रिंट आउट करके अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा फर्दर फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद है मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया, कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, SC ST के लिए इस फॉर्मेट में ही आप लोग सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो परेशानी नहीं होगी। उसके बाद है कि OBC NCL के लिए ये वाला फॉर्मेट में ही आप लोग बनाइएगा, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। तो क्या होता है कि कभी कभी कैंडिडेट सेलेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन सर्टिफिकेट फॉर्मेट में नहीं होता है, तो उस वजह से उनको लास्ट में परेशानी होती है। तो इसी फॉर्मेट में आप लोग सर्टिफिकेट बनवाइए, जो फॉर्मेट दिया हुआ रहता है उसी में बनवाइए। यहाँ पे है कि यहाँ पे देख सकते हैं EWS के लिए, तो इसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट दिया हुआ है सेम टू सेम फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाइए। ठीक है, उसके बाद है सर्विंग डिफेंस पर्सनल, जो आर्मी वगैरह में है तो उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट है। फिर ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए ये है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये सब 2-3 है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, वो लोग आप लोग बनवा लेंगे। डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ वाले के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद है ये स्क्राइब वाले के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है कि कहाँ कहाँ पे यूनिट है। ठीक है, तो ये आप लोग बस चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे नोएडा में है, कोलकाता में, अम्बाला में है, मेरठ में है, टुंडला में, जयपुर में, अहमदाबाद में, वडोदरा, मुंबई में। ठीक है, तो इस सब जगह पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे और देख सकते हैं स्टेशन का नेम दिया हुआ, आपको जानकारी के लिए दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।